क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7 है समाकलन। इसके बाकी सारे प्रश्नावली हमने कर रखे हैं। आज हम प्रश्नावली 7.5 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है। थोड़ा देखो कैलकुलेशन लेंथी होता है, लेकिन मेथड आसान है, तरीका आसान है, सारी चीज़ें आसान है। ठीक है, तो पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 7.5 को स्टार्ट करने से पहले वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ बहुत ही ईजी वे में। अब कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सर हम क्या कौन सा सूत्र लगाएं, किस तरीके से लगाएं। ठीक है, उस चीज़ को लेके जो क्लियरिटी मैं कर देना चाहता हूँ आपको। ये जो टेबल है बच्चों, इसको आपको याद करनी है। और इसमें बच्चे सोचते हैं कि हमें ऊपर ऊपर भी देखना है, क्या करना है। देखो बच्चों, एक चीज़ मैं बताता हूँ। अगर ऊपर रैखिक समीकरण है, कोई भी रैखिक समीकरण है, और नीचे किसी रैखिक समीकरण के गुणज हैं, देखो ये दो रैखिक समीकरण के गुणनफल है, तो ए अब बट्टा ये वाला रैखिक समीकरण आएगा प्लस बी बट्टा ये वाला रैखिक समीकरण आएगा। तुम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि इसको पहले लिखना है या इसको बाद में। इसको भी पहले लिख सकते हो, उसको भी बाद में लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर भी रैखिक समीकरण और यहाँ रैखिक समीकरण का वर्ग है। ऊपर से कोई मतलब नहीं रखो। देखो यहाँ पर इनमें द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब उससे कोई लेना देना नहीं है ऊपर क्या है कि नहीं, तुम बस नीचे से मतलब रखो। नीचे दो रैखिक समीकरण थे, दो अलग अलग रैखिक समीकरण थे, तो ए के बट्टे में एक रैखिक समीकरण है प्लस बी के बट्टे में दूसरा रैखिक समीकरण आएगा। ठीक, इसमें क्या है, एक ही रैखिक समीकरण की घात दो है, यानी कि अगर लिखना चाहो तो x माइनस ए गुणा x माइनस ए लिख सकता हूँ। ठीक है, जब एक ही रैखिक समीकरण में घात में दो होता है तो हम क्या करते हैं, पहले a बट्टा x माइनस ए लिखते हैं, सिंपल, घात नहीं लगाएंगे, प्लस b बट्टा पूरा लिख लेते हैं x माइनस ए का फर्क। ठीक हो गया, आया समझ में। अब देखो जैसे कि यहाँ पर तीन रैखिक समीकरण थे, तीन अलग अलग रैखिक समीकरण, 1 2 3, तो a बट्टा ये आ जाएगा, b बट्टा ये आ जाएगा, c बट्टा ये आ जाएगा। कुछ और रहता तो d बट्टे में आ जाता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना, ये रैखिक समीकरण है और एक रैखिक समीकरण का वर्ग है। तो जो एक बार है a बट्टा एक्स माइनस ये ले लो, पहले x माइनस बी ले लो, ये आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3 ही होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कहूँगा, a बट्टा एक्स माइनस ये ले लिया। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, ये सिंगल टर्म आएगा, a बट्टा एक्स माइनस ए आएगा, फिर घात है प्लस में b बट्टा एक्स माइनस ए का घात हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना, तुम इसको खोलोगे तो द्विघात समीकरण आएगा, लेकिन ये सेम चीज़ का वर्ग है। लेकिन ये क्या है बेटा, x माइनस एक सिंगल टर्म है, a बट्टा एक्स माइनस ए आ गया। अब इसका तुम क्या नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे ये x माइनस ए गुणा एक्स माइनस ए था ना, ये द्विघात समीकरण आया है और इसे भी खोलोगे तो द्विघात समीकरण आएगा, लेकिन इसमें क्या है कि सेम चीज़ का वर्ग है, इसमें तुम गुणनखंड नहीं कर सकते। तो जब गुणनखंड नहीं कर सकते तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो बी एक्स प्लस सी और ये जो पूरा होगा वो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप एक दो बार समझ लो, लिख लो, और ये चीज़ का बेहतर आइडिया क्वेश्चन के साथ साथ लगता जाता है। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस करते जाएंगे हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें किस में कौन सा लगाना है। तो उसकी तो टेंशन मत लो, आप मेरे क्वेश्चंस करते रहूँगा और मैं आपको बताते भी रहूँगा। और मैं अपनी तरफ से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, उदाहरण जितने भी होते हैं मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि उदाहरण पहले से ही सरल होते हैं, है ना। तो पहले हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और इन उदाहरणों को मैं होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ कि आप लोग होमवर्क ज़रूर करना। और ये आपको पता है उदाहरण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि ये उदाहरण आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उदाहरण से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 7.5। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, जो भी परिमेय फलन होते हैं, परिमेय फलन किसे कहते हैं, जो p बट्टा q के रूप में होता है, अंश बट्टा हर के रूप में होता है, उनका हमें क्या करना होगा, हल करना होगा। ठीक है, अगर हिंदी में टॉपिक का नाम है वो है आंशिक भिन्नों का द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्न बनाने होते हैं। सो पहले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चन में, क्योंकि ये अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये हमारा क्वेश्चन है x बट्टा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है ना बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें हम, तो इस क्वेश्चन को ये p बट्टा q के रूप में, आंशिक भिन्न के रूप में, तो इसे पहले सरल करना पड़ेगा आंशिक भिन्न में बदलने पर,
क्योंकि ऐसे तुम इसको कभी भी तुम इसका समाकलन नहीं कर पाओगे, तुम्हें आंशिक भिन्न में बदलना पड़ेगा। आंशिक भिन्न में बदलने पर ऐसे लिखना पड़ेगा। अब बता सकते हो बेटा ये कौन से सूत्र में लगेगा? दो रैखिक समीकरण है, अर्थात ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ए के बट्टे में x+1 बी के बट्टे में x+2। ठीक है, जैसे हम हल करते हैं वैसे आपको हल करना आता ही होगा। ठीक, अब देखो इधर कुछ नहीं करना, लॉस ऑफ ले लो, बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूँ। इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। अब देखो ए और बी निकालने हैं मान, ये जो ए और बी अचर है ना, इनके ही मान हमें निकालने हैं, तभी ये सरल हो पाएगा, तभी ये समाकलन आराम से हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम इस रूप में लिख सकते हैं, कहने का मतलब है, और फिर इसको हमें समाकलन करना है। अब देखो बच्चों, इसके बट्टे में सेम टू सेम चीज़ें कट गई। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? x बराबर x+2 बी x+1, यही बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है ना बच्चों, जब हमारे पास रैखिक समीकरण है तो ए और बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यदि इसको 2 मान लो समीकरण, यदि एक बार इसको 0 मानना है, यदि x+2 बराबर 0, तो प्लस का 2 उधर के क्या हो जाएगा बेटा? -2। ये मान फिर यहाँ रख देना है, x की जगह पे -2, x+2 को तुमने 0 माना। ठीक है, a गुणा 0 b, x की जगह पे तुमने -2 माना है, यहाँ ही रख दोगे। यहाँ से देखो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? -1 आ जाएगा। -1 इंटू बी माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, बी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। बी तुम्हें 2 मिल गया। अब की बार दूसरी बार में तुम्हें इसको 0 मानना है, x+1 को 0 मानोगे, प्लस का 1 इधर के क्या होगा? -1। अब ये मान फिर से तुम्हें यहाँ रखना है, -1 ए, x की जगह आपने -1 माना है, +2, और x+1 को तुमने 0 माना था तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा, ए का मान -1 आ जाएगा। ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी बच्चों कोई सा भी डाउट नज़र आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना। ठीक है, क्या करना है? ए व बी के मान समीकरण 1 में रखने पर बहुत ही आसान तरीके से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन सारे ही आसान है, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इसमें होता है, बाकी समाकलन जो आपने कर सीखा ही है पहले। ठीक है, सो देखो मान रख देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? समाकलन करना है ना, इसका समाकलन करना है। ठीक है, यहाँ dx लगाते हैं, प्रॉपर लिख रहे हैं। यहाँ पर भी समाकलन ले लेते हैं। ए था हमारे पास, मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है बच्चों, यही था हमारे पास, इसको हम इस रूप में लिख सकते थे। समाकलन कर रहे हैं, मैंने दोनों तरफ समाकलन ले लिया। अब ए और बी के मान लगा दो। ए का मान आया था -1, माइनस बाहर रखा, 1/x+1 dx। बी का मान बच्चों कितना आया था? 2 बाहर आ गया, x+2 dx। देखो रैखिक समीकरण है, जब रैखिक समीकरण होता है वो इस रूप में व्यवहार करता है, 1/x की तरह। इसका समाकलन क्या होता है? log मॉडुलस x, है ना। सो ये आ जाएगा, माइनस तो बाहर है, ये आ जाएगा log x+1, 2 यहाँ है, ये आ जाएगा log x+2। चाहो तो तुम मॉडुलस में ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि log की जो क्वांटिटी होती है वो प्लस में होती है, ऑलवेज पॉजिटिव में होती है। अब तुम चाहो तो आप थोड़ा और कैलकुलेट कर सकते हो, मैं तो यहीं पे भी छोड़ देता था, +c करके यहाँ छोड़ दो, जहाँ c आपका समाकलन नितांक है। अब तुम जितना निखारोगे और निकलेगा और सरल कर सकते हो। जैसे आपको पता है m log n क्या होता है? log n की पावर m, ये पावर सामने आ जाता है तो ये पावर में आ जाएगा, है ना। अब तुम जितना निखार सकते हो वो तुम्हारे पर है, ये पावर में आ गया। अब आपको पता है log m - log n क्या होता है बेटा? फॉर्मूला log m/n,
ठीक है, ये log m माइनस log n, तो ये log x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये m की जगह पर, ये n की जगह पर है, हो गया, प्लस c, ये आपका आंसर है। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ पे भी छोड़ोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एक बार दोबारा देखो शुरू से, आपको सारा कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो शुरू से। ठीक, अब आ जाते हैं इसी प्रोसीजर से, अब सारे क्वेश्चंस हल होने हैं। सबसे पहली कोशिश हमें क्या करनी है, कब जब भी हमें परिमेय फलन दिखेंगे, यानी कि अंश बट्टा हर के रूप में दिखेगा, तो हर को कोशिश करना है क्या ये गुणनखंड के रूप में बना पा रहे हैं और रैखिक गुणनखंड बन पा रहे हैं। अगर बनेगा तो आसान हो जाएगा, नहीं बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तरीके सारे मौजूद हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन में देखो बेटा, 1 के बट्टे में है एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं, है ना, 7.4 में जो आपने पढ़ा था। मैंने पहले ही बोला है कि एक क्वेश्चन को करने के समाकलन में कई सारे मेथड होते हैं, वो आप पर है आप किस मेथड का यूज़ करोगे। अगर इसका मुझे समाकलन करना है बच्चों, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लगा सकता हूँ ना, इससे कर सकता हूँ मैं। अब वो आपकी चॉइस होगी, क्वेश्चन में लिखा आएगा सिर्फ समाकलन कीजिए, आप किसी भी विधि से कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन को करने के कई सारे विधि हो जाते हैं समाकलन में, वो पढ़ते जाओगे आपको आता जाएगा धीरे धीरे, और क्वेश्चन जितना आप लगाते जाओगे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ मेरे मन में ही आया होगा, कई बच्चों के मन में आ चुका होगा कि सर ये तो इस तरीके से हो सकता था, परंतु इसको हम आंशिक विधि से भी कर सकते हैं, जो कि मेथड हम सीख रहे हैं ना, उस मेथड से भी हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये चीज़ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस और एक्स माइनस 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, आप खुद ही देखिए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है कि नहीं। अब देखो ये किस रूप में बन गया, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, आंशिक भिन्न बना दोगे। आंशिक भिन्न में बदलने पर, ठीक है, ये चीज़ लिख देनी है। सो ये किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, ए बट्टा एक्स माइनस 3 प्लस बी बट्टा एक्स प्लस 3, दो रैखिक समीकरण है, इस रूप में आ जाएंगे। जैसा अभी आपने हल किया था डिट्टो वैसा क्वेश्चन बन गया है, इधर कुछ नहीं करना है, तो जैसा है वैसा का वैसे ही रखो। लॉस ऑफ आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ करोगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, दोनों के बट्टे में सेम टू सेम में कट गया। ठीक है, ए एक्स प्लस 3 बी एक्स माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक बार इसको 0 मानते हैं, प्लस का 3 उधर के क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 3 रखो यहाँ पर, तो इधर तो 1 ही है, कहाँ रखें, इसकी जगह तो 0 मानने आए और -3 आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 6 आएगा, इधर आके माइनस का 6, तो बी का मान आ गया 1 बट्टा माइनस के 6। अब इसको 0 मानना है ना। यदि x माइनस 3 बराबर 0, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 रखो यहाँ पर, तो ए 3 प्लस 3, इसको तो आपने 0 मान लिया है। ठीक है, तो ए का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 1 बट्टा 6। ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ए व बी के मान समीकरण 1 में रखने पर, और फिर उसके साथ साथ डायरेक्ट समाकलन भी कर देना।
अब देखो इसमें कितना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है इस मेथड में, है ना। कभी कभी ये जो क्वेश्चन होता है इस मेथड से बहुत आसान हो जाता है, और कभी कभी सिंपल क्वेश्चन को भी ये बहुत लंबे बना देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी खासियत भी है और ये इसकी कमी भी है, जो आपको अच्छा लगे वो समझ सकते हो। अब ए और बी के मान यहाँ रख दो समीकरण 1 में, और समाकलन भी कर दो। ठीक है, ए का मान बच्चों कितना आता है 1/6, वो बाहर आ जाएगा, dx ये आ जाएगा x-3। फिर यह आया था बी का मान -1/6, तो -1/6 यहाँ रखा, dx बट्टे में क्या है बेटा x+3। अभी रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, अभी मैंने आपको बताया था 1/6 log x-3 -1/6 log x+3। ठीक है, अगर आप देखेंगे 1/6 दोनों प्लस से अब जोड़ दो, समाकलन हो गए। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर छोड़ोगे पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा और सरल कर लो, 1/6 कॉमन है, log x-3 x+3 log m-n क्या होता है बेटा log m/n। ये जो पावर होती है वो कहाँ घात में आ जाती है, अभी मैंने आपको बताया भी था। ये जो पावर होती है सामने वो टोटल के घात में आ जाएगी। आंसर जहाँ सी आपका क्या है बेटा समाकलन नीतांक है, ये लिखना मत भूलना, लास्ट में ज़रूर लिखना, जहाँ सी हमारा समाकलन नीतांक है। ठीक है, सी प्लस सी नहीं लगाओगे पूरा गलत हो जाएगा, पूरा गलत बना जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं। दूसरा भी हो गया, तीसरे में आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन, 3 रैखिक फैक्टर है ना, 3 रैखिक फैक्टर है। अब कोई दिक्कत नहीं है, 3 है तो क्या हुआ, ये क्या है 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं कर देते हैं ना, आंशिक भिन्न में बदलने पर। तो ये हो जाएगा a/x - 1 प्लस b/x - 2 c/x - 3। 3 रैखिक समीकरण है, अलग अलग हो गए, है कि नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ आपका मेथड भी स्ट्रांग होता रहेगा, किस में क्या लगाना वो भी पता चलता रहेगा, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, लॉस ऑफ ले लेंगे, सबके आपस में गुणा हो जाएगी। इससे जब भाग दोगे ये बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा a x - 2 x - 3। इससे भाग दोगे ये कटेगा, ये और ये बचेगा, इसके साथ गुणे में आ जाएगा x - 1 x - 3। इससे भाग दोगे ये कटेगा, ये 2 बचेंगे, इसके साथ गुणे में आ जाएंगे। ठीक है, बट्टे में सेम टू सेम है, सारे कट गए। ठीक है, जो बचा उसको लिख दो। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये समीकरण नंबर हमारा कितना है 2 है, और इसे हम 1 मानते हैं। क्लियर। अब देखो क्या करना है, एक एक फैक्टर को 0 मानो। ठीक है, 3 रैखिक समीकरण, यदि x - 1 को 0 माना तो माइनस का 1 रखे क्या हो गया प्लस का 1। जहाँ जहाँ -1 है यहाँ देखो और यहाँ देखो, तो ये तो 0 हो गए। x की जगह पे रखना है 1 - 2 1 - 3। यहाँ पे 0, किसी को भी 0 से गुणा करेंगे 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस की 2 माइनस का 1 प्लस का 2, ए का मान आ गया 1। ठीक है, आपको ABC के मान ही चाहिए। फिर से यदि दूसरा फैक्टर x - 2 को 0 मानो तो माइनस का 2 इधर आ गया प्लस का 2। फिर से रखना यहाँ पर
एक्स की जगह 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 में से 1 घटाएंगे 5। एक्स माइनस 2 यहाँ है, ये 0, ये 0, ये वाला बचेगा सिर्फ। 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 और ये 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के b, तो b का मान आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके, फिर से नेक्स्ट, यदि x माइनस 3 को 0 तो x प्लस का 3 हो जाएगा इधर आकर। x के जगह 3 रखेंगे, 3 3 9 और में से 1 8 आ जाएगा। और जहाँ जहाँ x माइनस 3 है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और सी x की जगह पे 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो यहाँ से तो 2 ही बचेगा, 2 चौके 8, सी का मान आ जाएगा 4। ठीक है, ए बी सी के मान मिल गए। ए बी सी के मान समीकरण ए में रख दो और फिर समाकलन कर लो। ए बी व सी के मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। यहाँ पर डायरेक्ट है ना, समाकलन भी कर लेते हैं। ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान आया था 1, बी का मान आया था माइनस के 5, और ये x माइनस 2, और सी का मान है प्लस के 4। और ये सारे रैखिक समीकरण हैं, तभी ये लॉग में आ जाएंगे। लॉग x माइनस 1 लॉग x माइनस 2 प्लस 4 लॉग x माइनस 3 प्लस सी। हो गया समाकलन, है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना। और तीसरा जैसे हो गया, आप खुद बताओ, चौथा भी हो जाएगा उसी तरीके से, है ना। तो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो होमवर्क पे मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल तीसरे की तरह सेम टू सेम है। तो चौथा करके टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे आपका। चौथा क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, डिक्टो वैसा ही है, ऊपर सिर्फ एक्स है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे से मतलब है, तो उसी टाइप का ही है। ठीक है, उसी टाइप का ही है, बस ऊपर एक्स है। ए बी सी के मान अलग अलग ही आएंगे, बट आंसर लगभग सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, चौथा ज़रूर कर लेना होमवर्क से, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। 5वें पे आ जाओ। 5वां हमारे पास है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो, बाकी जो हमने मेथड सीखे हैं कि अगर नीचे द्विघात समीकरण होती है तो ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक होना चाहिए, वो तो बिल्कुल नहीं है एक। या फिर जब नहीं होता है ऊपर, अगर रैखिक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है, तो आपने पढ़ा होगा ए डी बाई डी एक्स हर का अवकलज प्लस बी। उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, परंतु हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आंशिक, तो आंशिक वाला मेथड लगाएंगे। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये सब बातें आनी चाहिए कि एक क्वेश्चन को हम किन किन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो वहाँ सिर्फ यही लिखा रहेगा समाकलन कीजिए, वहाँ पर मेथड का नाम नहीं लिखा रहेगा कि इस मेथड से करो, उस मेथड से करो। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ समाकलन लिखा रहेगा, समाकलन कीजिए। अब देखो, तो लॉजिक क्या है, हमने क्या बोला स्टार्टिंग में, बोला था कि कोशिश करनी है कि जो द्विघात समीकरण या कुछ भी हो नीचे, उसको रैखिक समीकरण में बदलो, गुणनखंड करो। तो अगर मैं इसका गुणनखंड करना चाहूँ, चूंकि करके लिखो, देखो छोटी कक्षाओं में सीखा है आपने, गुणा करने पे 2 आया, जोड़ने पे 3, 2 1 कम 2, है ना। यहाँ से x उभयनिष्ठ, यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, जो 2 बार है उसको हम 1 बार लिखते हैं, और जो ब्रैकेट कॉमन लिया था वो दूसरे ब्रैकेट में। ये सब तो पता ही होगा, गुणनखंड आराम से हो गया। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो, तो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दो रैखिक बन गए, अब आंशिक भिन्न लगा दो। आंशिक भिन्न में बदलने पर डायरेक्ट ए बट्टा एक्स प्लस वन बी बट्टा एक्स प्लस टू। अब आगे जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है ना। क्या आ जाएगा, लॉसअप ले लोगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, बी इसकी गुणा इसके साथ। इससे ये कटा, ठीक है। यहाँ 2x ए एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस वन, ठीक है। ये मेरा समीकरण 1 है, ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। पता है, एक बार इसको ज़ीरो मानना है, एक बार इसको ज़ीरो मानना है। ए और बी के मान निकालने हमें। यदि x प्लस टू बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर आके माइनस के 2 यहाँ रखना है हमें। तो -2 और 2 माइनस के 4 हो गया, ये तो 0 हो गया बेटा। x के जगह पे माइनस के 2 रखना है, तो यहाँ से माइनस के b बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, b का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब x प्लस वन को 0 मानो। यदि x प्लस वन 0 प्लस का वन आगे माइनस का 1 यहाँ रखना है, यहाँ आ जाएगा माइनस के 2, x के जगह पे माइनस के 1 रखना है। तो a -1 प्लस 2 और इसके जगह पे तो 0 माना है आपने, तो ये 0 हो गया। तो ये आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी दे देगा, -2। a का मान और b का मान समीकरण 1 में रखना है और फिर समाकलन कर देना है। a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ये हमारा एक समीकरण है, यहाँ रख देंगे। प्रॉपर वे में करा रहा हूँ, कोई भी शॉर्टकट का यूज़ मैं नहीं कर रहा, एकदम परफेक्ट वे में आपको सारा चीज़ समझा रहा हूँ जैसे आपको एग्ज़ाम में करना है, ठीक है। बी हमारे पास कितना आया था, 4। ठीक है, लीनियर रैखिक समीकरण बन गया है। तो ये x की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये log x प्लस वन log x प्लस टू, समाकलन खत्म, c जोड़ दो, जहाँ c हमारा क्या है बेटा, समाकलन नियतांक है, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है, इसीलिए मैंने उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लगा दिया। अब देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर आप इसको देखें, ठीक है, अभी लग रहा होगा सर यहाँ तो रैखिक समीकरण है x और ये 1 - 2x, तो क्या दिक्कत है, a बट्टा x कर दो, b बट्टा 1 - 2x कर दो। आपके मन में पहली बार जो आई चीज़ आई वो सही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस x से मैं अंदर गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा x - 2x²। ऊपर वाले अंश की घात कितनी है बेटा, x की घात 2 अधिकतम, नीचे वाले की घात कितनी है बेटा, x की घात कितनी है, 2। जब अंश और हर की घात समान हो, अंश की घात बराबर आ जाए हर की घात, ठीक है, तब आपको क्या करना होता है, तब आपको करना होता है भाग। क्या करना होता है, भाग। और एक बार जब अंश की घात बड़ी हो, अंश की घात बड़ी हो हर से, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, भाग, दोनों स्थिति में, ठीक है।
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यानी कि सबसे पहले मुझे इस संख्या से इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर में भाग देना सिखाता हूँ। 2x² + kx, भाग देना है मुझे x² + 1 में। लॉजिक, पहली वाली संख्या यहाँ लिखो और इस संख्या को यहाँ लिखते हैं। माइनस से माइनस क्या था, x² से x² घटा, क्या बचा 1/2। सो यहाँ आ जाएगा 1/2। पहली वाली तो वही आ जाती है और यहाँ आ जाएगा 1/2x। घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये घटा, यहाँ से क्या बचा माइनस के x/2 और यहाँ से प्लस का 1। अब और भाग नहीं जा सकता क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है, और इसकी घात कितनी है, 2 है। जब घात छोटी आ जाती है जिससे आप भाग दे रहे हो, उसके बराबर रहती फिर भाग जाता, उससे छोटी आ गई फिर भाग नहीं जाता। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। इसी वजह से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही थोड़ी ना इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, जितना बार भागफल मैं लिख देता हूँ, क्या होता है, भागफल प्लस जिससे आपने भाग दिया है। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं, px। ठीक है, भागफल कितना गया, 1/2 ना, हाँ, px तो बट्टे में आएगा, px बट्टे में आता है जिससे भाग देते हैं, और यहाँ आता है rx। ठीक है, शेषफल बट्टे भाजक, ये ध्यान रखना। या यहाँ आपका आता है, अगर अंग्रेजी में लिखूँ, gx, फिर यहाँ आता है rx, फिर यहाँ आता है px। पहले भागफल फिर शेषफल के बट्टे में जिससे आपने भाग दिया। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, आपने 1/2 भाग दिया, शेषफल क्या बचा हमारा 1 - x/2 बट्टे में, और आपने भाग किससे दिया था, -2x² + x से दिया था, ये आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये चीज़ किसके बराबर है, ये लिख भी दो यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हमें समाकलन करना है, यहाँ समाकलन लगाया, यहाँ लगाया टोटल। ठीक है, यहाँ बाहर dx ले लिया, अब हमें ये समाकलन करना है। 1/2 का तो आराम से हो गया, 1/2 बाहर आ गया, यहाँ dx आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सरल कर लो, ये आ जाएगा 2 - x/2। ठीक है, और यहाँ से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दो, x 1 - 2x। तो अब ये दो फैक्टर हैं, ऊपर रैखिक है, आराम से हो जाएगा। ऊपर की घात छोटी है, नीचे की घात बड़ी है, अब ये प्रॉपर वे में आ गया। सो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में कर देंगे। dx का समाकलन x होता है, और यहाँ से देखो बेटा, 2 बाहर आ गया, 2 - x 1 - 2x। मुझे इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, मैं इसको I1 मान लेता हूँ, इसको आंशिक भिन्न करके सरल करना पड़ेगा, है ना। फिर हम यहाँ पर मान रख देंगे, और इसे अब हम समीकरण नंबर कुछ ए बोल दे रहे हैं। अब I1 को हम हल करते हैं, फिर एक साथ यहाँ पर मान रख देंगे, I1 लेते हैं। 2 - x, 1/2 पहले इधर बाहर है, इसको ही हम हल कर रहे हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, a के बट्टे में x आ जाएगा, प्लस b के बट्टे में 1 - 2x आ जाएगा। मुझे a और b के मान निकालने हैं, x 1 - 2x, इसके गुणा इसके साथ प्लस इसके गुणा इसके साथ, दो रैखिक समीकरण है, इससे ये घटा। ठीक, ऊपर बचा 2 - x e 1 - 2x प्लस px। ठीक है, यदि एक बार इसको 0 मानते हैं, 1 - 2x को 0 मानोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 रख देंगे यहाँ पर।
यहाँ पर रखना है ना हमें, एक्स की जगह पे 1/2, 2 1/2, ठीक है। इसको आपने 0 बोल दिया है, और यहाँ b एक्स की जगह पर 1/2, 2 दूनी 4 में से गया 3/2, b/2, 2 से 2 कटा तो b का मान कितना आ गया 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, b का मान 3 आ गया। पुनः अगेन, अब इसको 0 मान लिया था, अब इसको 0 मानना है, ये तो डायरेक्ट वही आ गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखो, 2 - 0, 2 × 0 और ये 0, ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया। सो देखो बच्चों, यहाँ से क्या आ गया 2, एक में से 2 × 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया 2 आ गया। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया। a और b की मान को उठाकर समीकरण नंबर, हमें इसको मानना पड़ता है ना कुछ, इसको 1 मानो और इसको 2 मानो, a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ रख दिया हमने। अब यहाँ पर रख दोगे, देखो बेटा इसको समाकलन कर देते हैं, लगे हाथ। a का मान कितना है 2, 2 बाहर आ जाएगा, dx के बट्टे में x। b का मान कितना है बच्चों 3 है, बाहर आ जाएगा, और dx बट्टे 1 - 2x। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, मैं भी बोल नहीं रहा हूँ, अभी आपको पता लग जाए क्या ध्यान देना है। 1/x का समाकलन log x, 3 log 1 - 2x। सही है यहाँ तक, प्लस c सही है यहाँ तक, सही नहीं है। x का गुणज कितना है -2, वो बट्टे में आएगा, ठीक है, ये चीज़ भूल रहे थे आप। देखो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो घात होती है, ये जो होती है वो घात में आ जाती है, ठीक है, और -3/2 आएगा, ठीक है, -3/2 आएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, माइनस लगाओ, 3/2, 3/2 सामने आएगा, वो कहाँ लिख सकते हो आप, घात में, प्लस c, b स्मार्ट, ठीक है, जहाँ c हमारा क्या है बेटा समाकलन नियतांक है। आराम से हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, हो नहीं गया अभी तक थोड़ा सब्र करो। ये तो हमने इतना मान रखा है, अब इस मान को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, और ठीक है 1/2 dx का समाकलन x हो जाएगा 1/2, और ये जो भी मान था वो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ से उठाकर, है ना, और प्लस c लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो गया आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। 7वां, बस लॉजिक को फॉलो करो। क्वेश्चन देखते ही आपके मन में लॉजिक आना चाहिए कि भैया इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। आंशिक बनने बदलने पर, है ना, रैखिक समीकरण है a/x - 1 प्लस ये एक द्विघात समीकरण है जिसको मैं फैक्टर नहीं कर सकता, गुणनखंड के रूप में नहीं ले सकता इसको। तो मैं क्या करूँगा, तब क्या करते हैं bx + c लगाते हैं, और नीचे आ जाता है x² - 1, ठीक है, ये पता है। अब हमें a का मान निकालना है, b का मान निकालना है और c का मान निकालना है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लॉजिक चेंज होगा। अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे, जितने भी रैखिक समीकरण थे, फटाफट a b c के मान आ जा रहे थे, है ना, सारे रैखिक समीकरण थे। यहाँ से क्या दिक्कत होगी ना बच्चों, जब जब जिस क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण दिखे उस क्वेश्चन में वो मेथड फेल हो जाएगा कि x - 1 को 0 मान दिया, इसको 0 मान दिया, नहीं चलेगा। अब इसमें a b c के मान कैसे निकलेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। वैसे तो पहले वैसे सरल करना पड़ेगा, लॉ शॉपर ले लोगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ,
ठीक है। यहाँ x है, x माइनस 1, नीचे है सेम टू सेम कट गया, ऊपर गुणा करो ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स से गुणा करो बी एक्स स्क्वायर सी एक्स, माइनस 1 से गुणा करो माइनस के बी एक्स माइनस के सी, एक्स स्क्वायर ओवरनिस्ट है, निकालो यहाँ से ए प्लस बी बचा, यहाँ से एक्स ओवरनिस्ट निकालो सी माइनस बी बचा, और यहाँ ए और माइनस का सी, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा हमें, तुलना। तुलना करने पर देखो एक्स स्क्वायर का पद इधर है नहीं है, यानी कि ए प्लस बी का जो गुणांक है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये तो समीकरण 1 है हमारा। अब इसे तुम समीकरण ए मान लो, एक्स का पद है सी माइनस बी है, एक्स का गुणज क्या है सी माइनस बी, 1 के बराबर है, ठीक है। और ए माइनस सी, यहाँ पर कोई भी अचर पद नहीं है, सो ए माइनस सी हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि इस तरफ कोई भी अचर पद नहीं है। अब इन तीनों समीकरणों को तुम्हें हल करके ए बी सी के मान निकालना है, और ये चीज़ कई बार बच्चों को टफ भी लगने लगती है, डोंट नो उन्हें क्यों टफ लगती है। सो देखो इसको और इसको लेते हैं, समीकरण ए व बी से, क्लास 12 के बच्चे हो आप, क्लास 12th में पढ़ते हो, ये छोटे मोटे समीकरण आपके चुटकी में बनने चाहिए, ठीक है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू कैन डू इट एनीथिंग इफ़ यू वांट, ठीक है। सो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ए और सी में है, मैं ए और सी में एक समीकरण और बना दो तो ए और सी के मान निकाल सकता हूँ। ए प्लस बी 0 है, ठीक है। सो देखो और माइनस बी लिखा, और यहाँ पर प्लस का सी यहाँ लिख दिया, वो 1 के बराबर है। अगर मैं इसे जोड़ दूँ तो इससे ये खत्म, प्लस का ए प्लस का सी 1 के बराबर आ जाएगा, इसे समीकरण नंबर डी मान लो। अब तुम इसको और इसको हल कर लो, समीकरण सी व डी से, ए माइनस सी 0 है, ए प्लस सी 1 है, जोड़ेंगे 2a, 1 आ जाएगा, a का मान 1/2 आ गया। देखो a माइनस सी 0 है तो a इक्वल टू सी हो जाएगा, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि जो a का मान होगा वही c का मान होगा। तो a भी मिल गया, c भी मिल गया, मुझे b चाहिए, c का मान यहाँ रख दो, b का मान मिल जाएगा, चूँकि c माइनस बी बराबर 1, c का मान 1/2 आया है, प्लस का इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, c माइनस के 1/2 आ जाएगा, ठीक है। a का मान 1/2, b का मान माइनस का 1/2, c का मान 1/2, a b c के मान आ गए। a b c के मान को उठाकर आप यहाँ रख दो और समाकलन कर लो, a b बस c के मान, ठीक है, c के मान समीकरण 1 में रखने पर ये 1 है, यहाँ रख दो और डायरेक्ट समाकलन में कर दो। a का मान कितना है बच्चों, 1/2, बाहर b और c, b का मान है माइनस के 1/2, b का मान है माइनस के 1/2 x, और c का मान है 1/2 बट्टे में x² + 1। अगर आप ध्यान से देखें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से माइनस के 1/2 कॉमन ले सकते हैं। सो देखो यहाँ से 1/2, इसको समाकलन कर देंगे तो क्या आएगा, log x - 1, मैं माइनस के ले रहा हूँ, ठीक है, 1/2 कॉमन, इंटीग्रेशन यहाँ पर भी ले लो, तो माइनस का अगर कॉमन लूँगा, अलग अलग इसके साथ अलग ले लूँ, माइनस के 1/2 x अपॉन में x² + 1 dx प्लस 1/2 बाहर
1/x² + 1 dx। अगर आप ध्यान से लगाएं, थोड़ा सा ध्यान दें, नीचे वाले को मानने से ऊपर आपको मिल रहा है, और ये क्या है, dx/x² + a² का सूत्र है। ठीक है, माना x² + 1 को आपने t माना। देखो dt/dx करना है हमें। अब x² का प्लस क्या हो जाएगा, 2x, 1 का 0। तो देखो ये दो गुणे में इधर के बट्टे में हो जाएगा, तो x और dx की जगह पे मैं dt/2 रख सकता हूँ। ठीक है, और ये सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, dx x² + a² सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a। x की जगह तो x है, a की जगह यहाँ पर 1 है। सो यहाँ से हो जाएगा 1/2 log x - 1। देखो x और dx की जगह पे तुमने क्या रखना है, dt बट्टे में तो बट्टे का 2 यहाँ आ जाएगा, और x² + 1 की जगह पे तुमने t माना है। ठीक है, और सूत्र में रख दो, ये आ जाएगा tan इनवर्स x। समाकलन हो गया, c लगा दो। अभी नहीं हुआ था, अभी मत लगाना, इसके बाद लगाना। 1/2 log x - 1 1/4। देखो 1/t है, log t हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स। अब हो गया समझ, अब सी लगाना, यहाँ मत लगाना पहले। अब t का मान भी रखना है तुम्हें। t का मान बच्चों क्या रखा है तुमने, x² + 1 + c। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत, तकलीफ, दुविधा महसूस हो रही है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़कर। ठीक है, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरा मानना यह है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में मेथड आपको क्लिक करना चाहिए। 8वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है बेटा, x/x + 2 x - 1 का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन आपके सामने। अब आप क्या करेंगे, देखो आगे पीछे करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले ये है ना, ये रैखिक समीकरण है, x + 2 आ गया p। अब ये रैखिक समीकरण है, उसकी घात में 2 है। एक बार सिंपल में आएगा और एक बार पूरा आ जाएगा। अब आपको बस a b c के मान निकालना और सरल कर देना है ना। सरल का मतलब समाकलन कर देना है। यही है जो हम कर रहे थे तब तक, वही हमें करना है, लॉसअप ले लेना है। इससे भाग देंगे, कटेगा, x - 1 का स्क्वायर ऊपर लग जाएगा, a गुणा x - 1 का होल स्क्वायर। इससे भाग देंगे, एक घात कम हो जाएगी b, x + 2 x - 1। इससे भाग देंगे, ये कटेगा, ये बचेगा c x + 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इसके बट्टे में क्या है, ये कटा। ठीक, ठीक है, अब थोड़ा सा खोलिए, ये हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, इसी चीज़ का ना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है कभी कभी, बट यही चीज़ के नंबर मिलने हैं आपको। a का वर्ग + b का वर्ग - 2ab, x गुणा x² ठीक है, x² - x + 2x 2 × 2 + c x + 2।
अब देखो इतना ही मैंने क्यों किया, इसका भी एक रीज़न है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर रैखिक दिख रहा है ना, रैखिक समीकरण मतलब एक घात दो है, घात दो है दिक्कत तो देगा, जैसे किसी में भी द्विघात समीकरण है या पावर में टू, वो हमें दिक्कत देने वाला है थोड़ा सा कैलकुलेशन में। बट इसको मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी रैखिक है और यहाँ पर भी रैखिक है, तो दो चीज़ें आराम से निकल सकती हैं। ठीक है, दो चीज़ें निकल सकती हैं। यदि इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है तभी मैंने ऐसा किया है, ऐसे ही मज़े में नहीं किया मैंने। x + 2 = 0 मानो, तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, -2। ठीक है, सो x की जगह पे -2 रखना है हमें यहाँ पर, जहाँ जहाँ x + 2 है ये 0 हो जाएंगे। x की जगह पे क्या रखना है, -2, -1 का होल स्क्वायर, और इधर 0, ये वाला टर्म भी 0, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी गुणा करोगे 0 हो जाता है। -2 -3 का वर्ग 9a, e का मान कितना आ गया, -9/2। अरे भाई e का मान कितना होगा, -2/9। ठीक है, आ गया e का मान। अब दूसरा तुम क्या कर सकते हो, यदि x - 1 का 0 मान लो, ठीक है ये है ना, इसको 0 मान लो, तो 0 मानोगे तो -1 इधर के क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अब रखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ +1 रखो इस समीकरण में। 1 x - 1 यहाँ पर है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और x की जगह मुझे क्या रखना है, 1 रखना है। तो c का मान आ जाएगा 1/3। तो मुझे a और c तो बड़े आराम से मिल गया। अब दिक्कत है b का मान निकालने के लिए। b का मान नहीं निकलेगा, देखो दो गुणनखंड थे उनको 0 मान के तो मिल गया, और उसकी सहायता से तुमने a और c के मान भी निकाल ली। अब बात आ रही b की, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, x² का गुणांक लो इस समीकरण से। देखो x² का गुणांक, यहाँ से x कॉमन निकालोगे ना, a प्लस का b, और कहीं x² नहीं है, तुलना कर दो। x² का गुणांक ये है ना, x² के गुणांक की तुलना करने पर इधर x² है ही नहीं, 0, या b का मान -a के बराबर होगा। तो b का मान, a का मान माइनस क्या है, इसका माइनस क्या हो जाएगा, +2/9 हो गया। तो ये +2/9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों मान मिल चुके हैं, a b c के मान उठाकर अब यहाँ पर रख दो समीकरण नंबर 1 में। a b व c के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ पर रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख दे रहे हैं हम। देखो e का मान कितना है बच्चों, -2/9, बाहर dx बट्टे में क्या है, x + 2। फिर b का मान कितना है बेटा, b का मान 2/9 dx x - -k1। c का मान +1/3, और यहाँ क्या था, dx बट्टा x - 2 का होल स्क्वायर। ये तो फटाक से हो जाएगा, 2/9 log x + 2, रैखिक समीकरण है, 2/9 log x - 1। इसमें क्या करोगे, ये रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करते हैं, तो देखो समाकलन x - 2 का -2 dx हो जाएगा। x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, क्या होता है, x की पावर n+1, n+1। बस वो लगा दो यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। -2 + 1, -2 + 1 -1 आएगा, x की घात -1 बट्टे में आके प्लस का 1 हो जाएगा, एक ही लाइन में कर दे रहा हूँ। नीचे भी आएगा -2 + 1, माइनस आएगा -k1,
तो वो -1 यहाँ लगा दी, प्लस माइनस माइनस, ऊपर क्या बचा सिर्फ एक। बी स्मार्ट, क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ा कम था तो मैंने एक ही लाइन में कर दिया। समझ चुके होगे क्या से वो समाकलन खत्म। सी जोड़ दो, जहाँ सी हमारा क्या है बेटा, समाकलन नियतांक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8वां था। ठीक है बच्चों, हो गया ये क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। ये क्या है आपके पास, डराने के लिए दे रखा है एक्स क्यूब है ना, ये दुनियादारी। अब जो मेथड पहले सीख रखे हैं, क्या मेथड वो यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। ऊपर रैखिक समीकरण, नीचे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नीचे क्या है बेटा, त्रिघात समीकरण है। तो वो तो चीज़ हमारे दिमाग से निकल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, वो नियम नहीं लगेगा। अब वही 5, क्योंकि अंश बट्टा हर के रूप में, तो आंशिक भिन्न ही हमारे पास एकमात्र उपाय बच रहे हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब हम लॉजिक पे ही रहना है, किसी दूसरे तरीक़ों पे नहीं जाना है, सिंपल रखना है चीज़ों को। यह है हमने क्या सिखाया आपको बच्चों, कि नीचे जो भी दिया होगा आपको उसका गुणनखंड बना सकते हो कि नहीं, पहले यही देखो, उस पर जोर लगाना है। चूंकि करके लिख लो, ट्राई करते हैं। क्या उभयनिष्ठ है यहाँ से, x² उभयनिष्ठ है, x - 1 बचा। इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, 1 उभयनिष्ठ, जो 2 बार है 1 बार, और जो ये, अरे सर बन गया गुणनखंड, अरे वाह। पर सर थोड़ा और भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हो सर, x² को मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ। ये कैसे बन गया, ये इस रूप में बन गया, a² - b², जो कि होता है a + b गुणा a - b। हाँ सर, तो सर ये तो ऐसा बन जाएगा x+1 गुणा x - 1। हाँ सर, ये तो 2 बार गुणे में हो गया, और ये तो सिंगल टर्म ही है। क्या दिया था, क्या बन गया, क्या से क्या हो गया, है ना। मज़ा ही आ गया, क्वेश्चन सरल हो गया, और क्या हुआ। चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। आंशिक भिन्न में बदल दो, ये एक रैखिक समीकरण है, a बट्टा x+1 आ जाएगा, प्लस b x - 1 एक बार आ जाएगा, प्लस c x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन तुमने अभी जस्ट 8वें में किया था, डिक्टो वैसा ही आ गया है, और इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपने वाकई इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसके आगे आप धड़ाधड़ खुद ब खुद बना सकते हैं, है ना। थोड़ा खुद से भी एफर्ट लगा लो भाई, खुद भी तुम्हें एग्ज़ाम में तो तुम्हें खुद ही करना है, मैं तो नहीं आऊँगा ना। तो इतना अगर तुमने सीखा है तो इसके आगे का तो आसान ही हो गया। अब फिर से लॉ छपवा लेना, है ना। ट्रिक भी बता रखा है कि एक बार खोल लेना इसकी तरह, है ना, ताकि एक मान निकालने के लिए तुम्हें गुणांक की तुलना तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और बाकी 2 तो आराम से निकल जाएंगे। एक बार x+1 को 0 मानोगे, एक बार x - 1 को 0 मानोगे, बाकी तो समाकलन डिक्टो क्वेश्चन ऐसा ही है। देखो डिक्टो इसी रूप में आ गया ना, डिक्टो इसी रूप में आ गया, कर देना और मुझे कमेंट में आंसर बता देना प्लीज़। ठीक है बच्चों, इतना काम ज़रूर कर लेना। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 1 से 9 तक ही रखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर एक ही वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक हम कर लेंगे बड़े आराम से, टेंशन मत लो। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन है वो भी बताता हुआ चलूँगा आप लोगों को। बस मेरे हिसाब से देखो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कोई सा भी आ सकता है। आपको मेन चीज़ आपके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, तरीके पता हो, सूत्र पता हो, समाकलन बहुत आसान है। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, नीचे जाकर वीडियो लिस्ट को खोलें, वहाँ देखें, प्लेलिस्ट को चेक करें। और आगे की जो पढ़ाई है हमारी BSc BTech, ठीक है, मैथमेटिक्स वो चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट है, तो वो भी आपको फ्यूचर में मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने आपके लिए 2 होमवर्क भी छोड़े हैं, उसको आपको खुद से करना है। जैसे कि ये उदाहरण नंबर 14 तो मैं खुद करा दूँगा, ये उदाहरण नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है।
ठीक है, इसे खुद से बनाइएगा। और उदाहरण नंबर 12 आपके लिए होमवर्क है, इसे भी आपको खुद से करना है। और उदाहरण नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है। 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर वाकई आपने कुछ सीखा है तो आप आराम से कर लेंगे। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आती भी है तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, सरल रहते हैं, उदाहरण तो हल किए होते हैं, आप देख सकते हैं।